हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। एक ही वीडियो के अंदर आपकी पूरी यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 199 रुपीज के अंदर आपको पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सबसे अकाउंटिंग पहले को। हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं इस यूनिट में। सबसे पहले मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। बेसिकली यूनिट नंबर 1 में आपका सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट इस यूनिट के अंदर आपका नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। मैं ये आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा थोड़ा किससे रिलेटेड है, जो आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट से आपका ये काफी ज्यादा लिंकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ब्रांच है, जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसी की एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये किस चीज पर फोकस करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब जो भी मैनेजरल लेवल पर पर्सन होते हैं, उनकी ये हेल्प करती है उन्हें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में, जितने भी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उनके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, जिससे वो डिसीजन मेकर अच्छे डिसीजन ले पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। It involves the process of identifying, measuring, analyzing, interpreting, and communicating financial information to management for planning, evaluating, and controlling operation. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक प्रोसेस फॉलो करा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले चीजों को आइडेंटिफाई करा जाता है, मेजर करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, इंटरप्रेट करा जाता है, उसके बाद कम्युनिकेट करा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किसको, मैनेजमेंट को, जिससे मैनेजमेंट क्या कर सके, उन सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके प्लानिंग कर सके, इवेल्युएशन कर सके, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उन्हें कंट्रोल कर सके। तो ये मतलब होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग डिफाइंस दी गई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड अकाउंट्स दैट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजर टू मेक डे टू डे एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स तैयार करी जाती हैं, अकाउंट्स की मैनेजमेंट रिपोर्ट्स तैयार करी जाती है, जो कि एक्यूरेट और टाइमली फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किन्हें, मैनेजर्स को, जिससे वो क्या कर पाते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए और शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले पाते हैं। तो उस चीज को आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आपका एक ब्रॉड मीनिंग हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक्चुअली ये करी क्यों जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या पर्पस होता है इसका करने का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कॉस्ट कंट्रोल। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसका पहला पर्पस होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, टाइमली और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट मिलती है किसमें, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में वो प्राइसिंग सेट कर पाते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन की मदद से, प्रोडक्ट मिक्स क्रिएट कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के डिसीजंस ले पाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो असिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड बजट बाय प्रोवाइडिंग फोरकास्ट, बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस टू मॉनिटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कई सारे तरीके की फोरकास्टिंग करती है, बजटिंग करती है और वेरिएंस का एनालिसिस करती है, जिसकी मदद से क्या हो पाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर्म हो पाते हैं, स्ट्रेटेजिक बजट क्रिएट किए जा पाते हैं। और ये इन सारी चीजों की मदद से क्या करा जाता है, फिर जो परफॉर्मेंस है उसको, जो हमने टारगेट सेट करा था उसके अगेंस्ट मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो गया इसका ऑब्जेक्टिव कि ये प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में भी मदद करती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। थर्ड इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करती है। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट एंड इंडिविजुअल अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड गोल एंड बेंचमार्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, एक गोल्स या फिर एक बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब एक टारगेट सेट कर देते हैं कि जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें इन गोल्स के अकॉर्डिंग काम करना है और इस टारगेट को अचीव करना है। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी जाती है तो उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके हमने गोल्स डिफाइन कर रखे होते हैं और जिनके टारगेट सेट कर रखे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है कि हमने जो टारगेट सेट करा था उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से किसी इंडिविजुअल ने, प्रोडक्ट ने, डिपार्टमेंट ने या प्रोजेक्ट ने परफॉर्म करा है। तो इस चीज में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प आपकी करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने में और कॉस्ट को इफिशिएंटली यूज करने में भी हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मॉनिटरिंग कॉस्ट एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कॉस्ट को मॉनिटर करती है, पहले एनालाइज करती है कि कितनी टोटल कॉस्ट लग रही है, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें या फिर जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, एफिशिएंसी ला सकें, जिससे क्या हो, कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। इन सारी चीजों का ध्यान भी किस चीज की मदद से रखा जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सारी चीजों में भी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क इफेक्टिवली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, किस तरीके की कोई फाइनेंशियल या ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद मैनेज भी करने में हेल्प करती है उसे, कि मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि आपका ये फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल रिस्क अराइज हो सकता है। तो फिर मैनेजर्स क्या कहते करते हैं, उसके लिए पहले से ही कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कि उसे कैसे मिटिगेट किया जाए। तो इस चीज में भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। ये क्या करती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है उसे सपोर्ट करती है, किस तरीके से फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की जो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन निकलेगी, उस चीज की पहले से ही इनसाइट प्रोवाइड करवा देती है फोरकास्टिंग करके, जिसकी मदद से क्या हो पाता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आपकी हो पाती है। तो इस तरीके से आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे कि एक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसके क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका नेचर क्या होता है, एक तरीके से उसके क्या क्या किस तरीके का बिहेवियर होता है वो चीज। तो सबसे पहले इंटरनल फोकस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज बाय मैनेजर एंड डिसीजन मेकर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन पर फोकस करती है कि जो मैनेजर्स को या फिर डिसीजन मेकर को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो उस चीज को मैनेज कर सके आसानी से। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है,
नेक्स्ट हैगी आपकी डिसीजन ओरिएंटेड, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टेलर टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैगी वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मैनेजमेंट को जो कि मैनेजर्स की स्पेसिफिक नीड होती है या डिसीजन मेकर की स्पेसिफिक नीड होती है, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है या डिसीजन मेकर है उन्हें किस तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उस चीज को एनालाइज करना और फिर उसी तरीके की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाना जिससे वो आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सके। उस चीज पर ये ज्यादा फोकस करती है, तो डिसीजन ओरिएंटेड भी ये हो जाती है। नेक्स्ट ये फ्यूचर ओरिएंटेशन होती है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड भी होती है। While historical data is used, management accounting also emphasize forecasting and planning to support future-oriented decision making। क्या बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वैसे तो हिस्टोरिकल डाटा का यूज करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो इसके अलावा हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन के अलावा फोरकास्टिंग भी करती है और प्लानिंग भी करती है फ्यूचर से रिलेटेड, जिससे क्या होता है फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट मिलती है। मतलब अगर मैनेजर फ्यूचर की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर ओरिएंटेड कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो वो चीज भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन्हें प्रोवाइड करवा देती है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी होती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड एंड डिसीजन कंटेस्ट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होता है या फिर जो मैनेजमेंट की अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन करी जाती हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहें और एडेप्टेबल रहें चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड डिसीजन कंटेक्स्ट के। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स में मैनेजमेंट को किस चीज की जरूरत है या फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें कोई भी चेंज आता है तो हम उस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें, वो इतनी फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हैगा इसका इंटीग्रेशन विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क क्लोजली विद मैनेजर अक्रॉस डिफरेंट फंक्शन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच होकर अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करती है, मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए एंड फाइनेंस के लिए, टू इंश्योर अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऐसा वो क्यों करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंशियल सारे ही तरीके के फंक्शंस में यूज करा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अलाइनमेंट रह पाती है, मतलब अलाइन एक साथ रह पाती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए था मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस चीज में हेल्प करती है। ठीक है आपका। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किस तरीके का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका बिहेवियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या क्या होता है, किसकी जगह पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट और एक्टिविटी टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करा जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट या एक्टिविटी की जो कॉस्ट होती है उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से, उसके बाद उसे एनालाइज करा जाता है, उसके बाद उसे एलोकेट करा जाता है। तो इस तरीके से वो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प करती है, इससे एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो पाती है और कॉस्ट को भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड इसका स्कोप आता है आपका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करा जाता है, जैसे कि डेवलपिंग बजट एंड फोरकास्ट टू प्लान एंड कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ऑपरेशन। जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशन है उन्हें प्लान करना हो या कंट्रोल करना हो तो उसके लिए बजट्स और फोरकास्टिंग करी जाती है, और इस बजट और फोरकास्टिंग को करने के लिए किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही यूज करा जाता है। तो इस तरीके से बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते टाइम यूज करी जाती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करते टाइम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही यूज करा जाता है। एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट टू असेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते समय
उसके अलावा मैनेजमेंट की रिपोर्ट जब प्रिपेयर करी जाती है उस टाइम पर क्या करा जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है ये निकलती है, और उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर क्या करी जाती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करी जाती है। तो इन सारी चीज़ों में हमारी मदद कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही एनालाइज़ और करने में और मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है उसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। तो इवैल्यूएटिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड वेरिएंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस मैनेज करते टाइम हम क्या मेजर करते हैं कि जो हमने टारगेट सेट करा था उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से परफॉर्मेंस की गई है या वर्क किया गया है, और जो ये परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है वो किसकी मदद से करी जाती है, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करा जाता है या फिर वेरिएंस एनालिसिस का यूज करा जाता है इस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट और मॉनिटर करने के लिए। तो जो ये दो फैक्टर रहेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और वेरिएंस एनालिसिस, ये सारे दोनों किसके पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही एक तरीके से टूल्स या टेक्निक्स हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसको करते टाइम हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते टाइम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करा जाता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंसाइट टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस और इंसाइट्स प्रोवाइड करवाती है जिससे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन की मेकिंग की जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेज करते जब हम रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं उस टाइम पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क टू मिटिगेट पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, असेस करती है और मैनेज करती है कि क्या क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं और उन्हें किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है जिससे क्या हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट कम से कम आए। तो उस चीज में भी कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये हमें रिस्क मैनेज करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, डिजाइन करती है और इम्प्लीमेंट करती है एक ऐसे सिस्टम को जो कि किस चीज को मॉनिटर करता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अचीव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उनको मॉनिटर करने के साथ साथ कंट्रोल भी करता है। तो इस चीज में भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करवाता है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को मॉनिटर किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से इन सारी चीजों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करा जाता है। ये सारे हो जाते हैं आपके स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका क्या क्या स्कोप होता है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस चीज पर फोकस करती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, प्रोडक्ट के साथ और सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये सारी चीजें हैं उनके साथ कितनी कॉस्ट लगी हुई है, उनमें कितनी कॉस्ट आ रही है, उस चीज को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और उसको रिपोर्ट करना, ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसका स्कोप क्या होता है, पहला आता है इट ट्रैक्स एंड एलोकेट कॉस्ट टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। ये अलग अलग तरीके की कॉस्ट को ट्रैक करती है, एलोकेट करती है और उसके बाद एक टोटल कॉस्ट निकाल के देती है कि किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में टोटल कितनी कॉस्ट आई है। सेकंड आता है एम्फेसाइज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में और कॉस्ट मैनेज करने की स्ट्रेटेजीज बनाने में भी हेल्प करती है। फिर आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मेक और बाय डिसीजन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्राइसिंग किस तरीके की करनी है, क्या प्रोडक्ट मिक्स रहना चाहिए, बाय और सेल का क्या डिसीजन होना चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंसी किस तरीके से मैनेज की जाए, इन सारी चीजों से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी मदद करती है।
यूजर्स कौन कौन होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? तो प्राइमरली यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजर सच एज प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर एंड फाइनेंशियल मैनेजर टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कौन करता है? इंटरनल मैनेजर्स को इसकी जरूरत होती है। जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं या फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, उन्हें इसकी जरूरत होती है, जिससे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। इसके अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंक्लूड होती हैं? तो इट इंक्लूड रिपोर्ट्स, कॉस्ट रिपोर्ट, जॉब कॉस्टिंग रिपोर्ट, वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, मतलब प्रिपेयर करी जाती हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप की अकाउंटिंग होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सच एज इन्वेस्टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर एंड पब्लिक। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हमारी फोकस करती है उन स्टेटमेंट्स को तैयार करने में जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल पार्टीज को देनी होती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर को, रेगुलेटर्स को और पब्लिक को शो करनी होती है। वो स्टेटमेंट तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसका स्कोप क्या क्या होता है? इट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करती है। इसके अलावा प्रोवाइड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन की पिछले टाइम में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है एक्सटर्नल यूजर को, जिससे वो डिसीजन ले सकें, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर सकें और असेस कर सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसी एंड जनरल पब्लिक। ये सारे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, मतलब ये लोग इसका यूज करते हैं इससे जनरेट हुई रिपोर्ट्स को। इसके अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट होती हैं? इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट हो गई आपकी, बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। थर्ड टाइप की अकाउंटिंग जो आती है वो आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल स्टेक होल्डर टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फोकस करती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की, जिससे क्या हो सके उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके, वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आसानी से कर सके। ये इसका पर्पस होता है। इसका स्कोप क्या होता है? इट एम्फसाइज फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस सच एज बजटिंग, फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है किस चीज पर? फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन को रेडी करने में ज्यादा फोकस करती है, मतलब एम्फसाइज करती है। इसके अंदर क्या क्या करा जाता है? बजटिंग करी जाती है, फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है इट इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा टू हेल्प मैनेजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके के डाटा होते हैं, तो इससे क्या होता है मैनेजर को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वो अच्छे डिसीजन मेकिंग ले पाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करते हों। यूजर कौन कौन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? तो इंटरनल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर अक्रॉस वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर। ये सारे इसके यूजर्स होते हैं। रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? तो इंक्लूड मैनेजमेंट रिपोर्ट, बजट एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। ये हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या होती है। अब एक बार इनके बीच में की डिफरेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फोकस के बेसिस पर डिफरेंस है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज पर फोकस करती है? फोकस ऑन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट डिटरमाइन करना और उसे कंट्रोल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क होता है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज पर फोकस करती है? इट फोकस ऑन रिपोर्टिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बताना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज पर फोकस करती है? फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत हो उसको प्रोवाइड करवाने में आपकी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करती है। नेक्स्ट है यूजर्स के बेसिस पर क्या डिफरेंस है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन होते हैं? इंटरनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, वो मैनेजर जो कॉस्ट कंट्रोल करता है और एफिशिएंसी चाहता है, वो मैनेजर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूजर होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर कौन होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं? इंटरनल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये सारे इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। टाइम ओरिएंटेशन के बेसिस पर इसका में क्या डिफरेंस है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग एम्फेसाइज करंट एंड पास्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो करंट कॉस्ट और पास्ट कॉस्ट के बारे में बताती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट फोकस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब ये पास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, वही जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली नॉट गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से गवर्न नहीं होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्न बाय गैप एंड आईएफआरएस स्टैंडर्ड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो गैप्स और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट टेलर टू इंटरनल मैनेजमेंट नीड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो आपके फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं वो मैनेजमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, इसकी भी कोई ऐसी फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों टाइप के अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रोल का। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व द रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या एक्सपेंस किए जा रहे हैं उन एक्सपेंसेस को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना कहलाता है आपका कॉस्ट कंट्रोल। इट फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट कॉस्ट डज नॉट एक्सीड प्री सेट लिमिट ऑफ और बजट। ये किस चीज पर फोकस करती है? कि जो कॉस्ट है वो एक्सीड ना कर जाए, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी है लिमिट या बजट के अंदर जो हमने कॉस्ट डिसाइड कर रखी है उससे ज्यादा कॉस्ट ना आ जाए, उस चीज को कहा जाता है कॉस्ट कंट्रोल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर दैट एक्चुअल कॉस्ट आर अलाइंड विद बजट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, की जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर चलती रहे, उसी के साथ रहे, उससे ज्यादा ना हो। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम बजटेड कॉस्ट। अगर बजट कॉस्ट में कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब बजट कम था हमारा और कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो उस वेरिएशन का रीजन क्या है ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। उसके अलावा इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन टू ब्रिंग कॉस्ट बैक इन लाइन विद बजटेड टारगेट, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना जिससे उस कॉस्ट को वापस बजटेड टारगेट के बराबर लाया जा सके, ठीक है। क्या अप्रोच फॉलो करी जाती है? तो इन्वॉल्व सेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड, स्टेबलाइजिंग बजट एंड मॉनिटर एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट दीज स्टैंडर्ड। इसके अंदर सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करा जाता है, उसके बाद बजट बनाया जाता है, उसके बाद मॉनिटर करी जाती है कॉस्ट की, बजट के हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। एम्फेसाइज मेंटेनिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट डिसिप्लिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी और कॉस्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करने पर फोकस किया जाता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं इसके, इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टू ट्रैक एंड एनालाइज कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे क्या होता है सारे डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज की कॉस्ट को ट्रैक और एनालाइज किया जाता है। रेगुलरली रिव्यूइंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजटेड कॉस्ट। रेगुलरली बजट कॉस्ट के अगेंस्ट एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है उसे रिव्यू करना, कंपेयर करना, वो भी इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस सच एज ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, उसे मॉनिटर और कंट्रोल करना भी इसी के एग्जांपल में आ जाता है आपका, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? तो हेल्प इन आइडेंटिफाई एरिया वेयर कॉस्ट आर एक्सीडिंग बजटेड लेवल।
इससे कॉस्ट कंट्रोल से हमें पता लग जाता है कि ऐसे कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पर हमारी कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से ज़्यादा लग रही है। इनेबल प्रोएक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन टू प्रिवेंट कॉस्ट ओवररन। इससे क्या होता है फिर मैनेजमेंट पहले ही उस चीज़ को कंट्रोल करने के ऊपर वर्क करने लगता है जिससे कॉस्ट ओवररन नहीं हो पाती है। फिर सपोर्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है और कंट्रोल स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन इन्वॉल्व लोअरिंग द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्चुअल एक्सपेंस हो रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से कम करना, बट जो क्वालिटी है गुड्स और सर्विसेज की उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस चीज को कहा जाता है आपका कॉस्ट रिडक्शन। इट एम्स टू अचीव लोअर कॉस्ट थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिव। इसके अंदर काफी सारी स्ट्रेटेजीज, अलग अलग स्ट्रेटेजीज और इनिशिएटिव का यूज करके कॉस्ट को कम का करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अचीव ओवरऑल कॉस्ट सेविंग टू एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ओवरऑल कॉस्ट को कम करना जिससे क्या हो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर मेंटेन और इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन और इम्प्रूव करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अप्रोच क्या क्या है इसके अंदर? तो इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट ड्राइवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट सेविंग। इसके अंदर कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा जाता है जिससे कॉस्ट को सेव किया जा सके। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी सच एज प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रीनेगोशिएटिंग सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट और रिड्यूसिंग वेस्ट और एफिशिएंसी। क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी जाती हैं? प्रोसेसेस को इम्प्रूव करा जाता है, सप्लायर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके साथ दोबारा से नेगोशिएट किया जाता है, वेस्ट को रिड्यूस किया जाता है और इनएफिशिएंसीज को भी रिड्यूस किया जाता है। फिर ऑफन रिक्वायर मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंज और इन्वेस्टमेंट टू अचीव सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन। इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चरल चेंज भी किए जाते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए तो वो भी की जाती है। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके? इम्प्लीमेंटिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल टू स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूस वेस्ट। नए तरीके का लीन एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट करना जिससे क्या हो प्रोडक्शन का प्रोसेस में जो स्ट्रीमलाइन हो जाए और जो वेस्ट जनरेट होता है वो कम से कम वेस्ट जनरेट हो। इसके अलावा नेगोशिएट करा जाता है बेटर टर्म विद सप्लायर टू लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए सप्लायर के साथ नेगोशिएट किया जाता है टर्म्स पर। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना जिससे क्या हो ऑटोमेशन इंप्रूव हो सके और लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। इसके बेनिफिट क्या क्या हो जाते हैं? इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी बाय लोअरिंग ओवरऑल कॉस्ट। ये ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देता है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हो जाती है। सपोर्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैन लीड टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन मार्केट बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और हायर मार्जिन। मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है ये, किस वजह से? एक कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर पाते हैं या फिर हमारा मार्जिन हायर रहता है मार्केट के अंदर, इससे हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब इसके कुछ की डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले फोकस के बेसिस पर कॉस्ट कंट्रोल है वो किस चीज पर फोकस करता है? फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग कॉस्ट टू इंश्योर एडहेरेंस टू बजट एंड स्टैंडर्ड। कॉस्ट को मॉनिटर करना और रेगुलेट करना जिससे बजट और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा वर्क चलता रहे, वो काम होता है कॉस्ट कंट्रोल का। कॉस्ट रिडक्शन का क्या फोकस होता है? फोकस ऑन एक्टिवली रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिव। अलग अलग स्ट्रेटेजी और इनिशिएटिव की मदद से कॉस्ट को कम करना काम होता है कॉस्ट रिडक्शन का। टाइमिंग के बेसिस पर क्या डिफरेंस है? कॉस्ट कंट्रोल इंप्लीमेंटेड कॉन्टिन्यूसली टू मेंटेन कॉस्ट डिसिप्लिन एंड एडहेरेंस टू बजट। जो कॉस्ट कंट्रोल है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया जाता है जिससे क्या हो बजट के हिसाब से चीजें चलती रहें। कॉस्ट रिडक्शन ऑफन इनिशिएटेड एट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टू अचीव टारगेटेड सेविंग।
जो कॉस्ट रिडक्शन है उसे हम किसी स्पेसिफिक टाइम पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारी टारगेटेड सेविंग है वो हो जाए। स्कोप क्या है? कॉस्ट कंट्रोल कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। जो कॉस्ट कंट्रोल होती है वो कॉस्ट के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर लेती है। कॉस्ट रिडक्शन टारगेट स्पेसिफिक एरिया और प्रोसेस वेयर कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी आर आइडेंटिफाई। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन उन एरियाज में वर्क करता है जहां पर सिर्फ कॉस्ट सेव होने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पर्पस के बेसिस पर कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल बाय मैनेजिंग कॉस्ट विद इन द प्लान लिमिट्स के अंदर कॉस्ट कंट्रोल क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है और कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी मैनेजमेंट करती है। कॉस्ट रिडक्शन एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बाय अचीविंग सस्टेनेबल कॉस्ट सेविंग। लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन है वो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है सस्टेनेबल कॉस्ट सेविंग अचीव करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा इस यूनिट में और कुछ आपको कवर नहीं करना है, जो भी था सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।